Good afternoon, one and all. Welcome you all to the one-day resource lecture on personality theory. And we are fortunate to have among us Dr. Priyanka Pathak, Senior Assistant Professor, PG Department of Psychology, Veer Kunwar Singh University, Ara, and worth to mention that she is also the alumni of our department and our college. And with this, I would like to invite Professor Sujata Saha, Head, Department of Education, to kindly felicitate our esteemed guest of all. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite our dear Professor Sujata ma'am to briefly introduce our esteemed speaker. धन्यवाद रंजीता। आप लोगों को यह जानकर अभी रंजीता जी ने बताया कि डॉक्टर प्रियंका पाठक हमारे ही विभाग की पूर्व छात्रा रही हैं। तो इस विभाग जो इनका अपना है, उस विभाग की ओर से आप सभी छात्राओं की ओर से मैं अपनी पुरानी विद्यार्थी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। 2010-11 बैच में आपने यहाँ से बीएड किया था। उस समय बीएड 1 वर्ष का हुआ करता था। साइकोलॉजी से एमए करके आप आई थी और यहाँ से बीएड किया। उसके बाद इन्होंने साइकोलॉजी से पीएचडी की, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। तो आज हम मनोविज्ञान के एक अधिकारी व्यक्तित्व से जुंग की पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में जानेंगे, समझेंगे। मुझे भी थोड़ा नया ज्ञान मिलेगा जिससे हम आने वाले विद्यार्थियों को और आलोकित कर पाएँ। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर प्रियंका पाठक को आज के व्याख्यान के लिए। Thank you so much, ma'am. Respected HOD ma'am, members of organizing committee, and dear students, I feel honored to be here today as a resource person in this prestigious institution, which forward carries the vision of Sri J. Krishnamurti, who reminded us that education is not merely only about gaining information. It's about transformation. It's about understanding oneself deeply. So thank you so much for inviting me. यूं केवल एक मनोवैज्ञानिक नहीं थे, एक विजनरी थे, जिन्होंने ये कहा कि अगर आपको स्वयं को समझना है तो सबसे पहले अपने मन के अंदर की गहराइयों को समझना होगा। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मनोवैज्ञानिक थे, तो सिर्फ वो वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित थे। वो उन्होंने बहुत देशों की यात्रा की है और वो इंडियन कल्चर से भी बहुत प्रभावित थे। यहाँ की स्पिरिचुअलिटी, यहाँ के पुराण, यहाँ की रिलीजन्स, मैथोलॉजी, सबसे बहुत प्रभावित है। उन्होंने ये कहा कि आपको वही बनना चाहिए जो आप वास्तव में हैं। उनकी जो पूरी थ्योरी है पर्सनालिटी के व्यक्तित्व का जो सिद्धांत है, वो आत्मबोध और आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निर्भर है। इसी पर पूरा बेस है इनकी व्यक्तित्व थ्योरी या व्यक्तित्व सिद्धांत। तो आज आपको थोड़ी सी झलक दिखाती हूँ उनकी पूरी
पूरे जीवन की यात्रा की। स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक ऑफ माई प्रेजेंटेशन इज पर्सनालिटी थ्योरी ऑफ C.G. Jung, एनालिटिकल साइकोलॉजी। He was the founder of analytical psychology. तो आज जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है, हम क्या क्या सीखेंगे इस डिस्कशन के दौरान। सबसे पहले उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। उसके बाद उन्होंने व्यक्तित्व को किस प्रकार परिभाषित किया है उसको देखेंगे। इसके बाद कई बार दिमाग में आता है कि फ्रॉयड ने भी तो वही कहा जो यूंग ने कहा, तो फिर कैसे अलग हुए यूंग फ्रॉयड, इस पर मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगी। इसके बाद व्यक्तित्व को की संरचना को किस प्रकार यूंग ने विभाजित किया, उनमें कौन कौन से तत्वों को समाहित किया यूंग ने, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कौन कौन से चरण के बारे में बताया यूंग ने, इनके मेथड ऑफ स्टडीज कौन कौन सी थी। और चूंकि आप लोग एजुकेशन के स्टूडेंट से छात्राएं हैं, तो इस थ्योरी का जब तक कोई इम्प्लीकेशन आप अपने विषय से संबंधित नहीं उपयोग कर सकेंगे, तो फिर इस थ्योरी का आपको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो किस तरह से ये थ्योरी, ये सिद्धांत आपके एजुकेशन में, चूँकि आप भविष्य के होने वाले शिक्षक, किस तरह से आप इस सिद्धांत को आप अपने भविष्य में एज अ टीचर यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन जहाँ सिद्धांत में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, वहीं थोड़ी सी कमियाँ भी होती हैं, तभी तो नई थ्योरी डेवलप की जाती है। ओके, लेट्स स्टार्ट। कार्ल गुस्टाव यूंग, इनका जन्म हुआ था 26 जुलाई 1875 में, स्विट्जरलैंड में। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इस पर फोकस करूँगी। इनके फादर पादरी थे चर्च में, और मदर थी एक मेडिकल फैमिली से। बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता इनका, क्योंकि थोड़ा सा मदर को मेंटल प्रॉब्लम था, कभी इरिटेट हो जाती थी, मूडी हो जाती थी। फादर भी सब ऐसे ही थे, लेकिन बचपन से जो माहौल मिला इनको अपने घर में, बहुत स्पिरिचुअलिटी का एक, चूँकि वो पादरी थे, तो रिलीजन और अध्यात्म, तो बचपन से इनका आकर्षण उसके प्रति रहा बहुत ज़्यादा। ये बहुत इंट्रोवर्ट थे, क्योंकि फैमिली एक स्ट्रिक्ट फैमिली थी इनकी, मदर फादर के बीच रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे, तो इनका स्वभाव इंट्रोवर्ट हुआ, अंतर्मुख था। और बचपन से ही ये, क्योंकि अकेलापन था इनमें, ये अकेले छत पर जाके बैठे रहते थे, क्योंकि फैमिली ना मदर इनको समझती थी ना फादर समझते थे। अकेला छत पे जाकर एक लकड़ी की डॉल थी इनके पास, उसको लेके बैठे रहते थे। तो बचपन से फैंटेसी में, ड्रीम में ज़्यादा रहते थे। ये बेस बना उनके अनकॉन्शियस का। मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये फ्रॉयड से अलग हुए, क्योंकि फ्रॉयड ने भी तो बात की है ड्रीम के बारे में, फिर ऐसा क्या अलग बता दिया इन्होंने। लेकिन फ्रॉयड जैसा बचपन इनका नहीं था, इनका बचपन उनसे बहुत अलग था। ओके, इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की, फिर साइकेट्री की पढ़ाई की, और ब्यूलर, जिसका नाम आप लोगों ने सुना है, जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को टर्म दिया है, उनके साथ इन्होंने साइकेट्री में काम किया। 1907 जब यूंग मिले फ्रॉयड से, और काफ़ी इम्प्रेस थे वो फ्रॉयड से, और फ्रॉयड इनको एक अपने वारिस की तरह देखते थे, क्योंकि काफ़ी क्लोज हो गए थे फ्रॉयड। तब तक यूंग जो है एक प्रेस्टीजियस स्टेटस इनको मिल चुका था यूंग को, तो फ्रॉयड इनसे काफ़ी इम्प्रेस थे, और ये भी फ्रॉयड को काफ़ी इम्प्रेस थे। तो फ्रॉयड ने इनको अपना वारिस के रूप में देखना शुरू किया। ओके, लेकिन ये अलग हुए 1913 में, क्योंकि कहीं ना कहीं चूँकि ये गुरु मानते थे फ्रॉयड को, और फ्रॉयड इनको अपने बेटे की तरह मानते थे, इनको अपना वारिस मानते थे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आए जहाँ पर फ्रॉयड और यूंग डिसएग्री हुए। मैं जल्दी नहीं बोल रही हूँ ना, आप लोगों को समझ में आ रहा है, मेरी आदत है बीच में पूछने की। ओके, क्योंकि बेसिक ऑब्जेक्टिव इज दैट कि आपको समझ में आ जाए कि
कि हाउ फ्रॉइड इज डिफरेंट फ्रॉम यूंग, हाउ इज व्यूज। ओके, तो कुछ कॉन्सेप्ट पे कुछ व्यूज जो हैं यूंग के फ्रॉइड से अलग हुए, कुछ ऐसे बातें हुई जहाँ पर वो फ्रॉइड से अलग हुए, लेकिन ये जो अलगाव हुआ वो भी यूंग के लिए काफ़ी पेनफुल था, क्योंकि आफ्टर जब उनसे अलग हुए उसके बाद उन्हें कई न्यूरोटिक एपिसोड्स होने लगे। मतलब उनको एक समय ऐसा लगा कि वो बस पागल हो जाएंगे, उन्हें समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ। ओके, लेकिन फिर भी सोच से संबंधित कार्य वो करते रहे धीरे धीरे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि भारतीय सभ्यता, भारतीय आध्यात्मिकता, भारतीय पुराणों से बहुत प्रभावित थे। बहुत देशों को विजिट किया उन्होंने, इंडिया, अमेरिका, अफ्रीका, बहुत जगह घूमे, क्योंकि बचपन से ये ड्रीम्स में, फैंटेसी में बहुत विश्वास करते थे। और जैसा आपको पता है कि भारत में तो परियों की कथाएं, यहाँ के पुराण में बहुत सारी कहानियाँ इससे बहुत प्रभावित होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के कॉन्सेप्ट को उन्होंने नकल किया, उन्होंने मनोविज्ञान को एक अलग तरीके से परिभाषित करने का प्रयास किया। ओके, उनकी कुछ किताबें थी, साइकोलॉजिकल टाइप्स, सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड द आर्कीटाइप एंड द कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस। वो सिर्फ साइकोलॉजी के नहीं थे, वो फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, आर्ट्स, उन्होंने सब में काम किया है। मनोविज्ञान को सिर्फ मनोविज्ञान तक सीमित नहीं रखा है। उनकी डेथ हुई स्विट्जरलैंड में 1961 में। तो दैट इज द बायोग्राफी ऑफ यूंग। इसमें मैं बहुत ज़्यादा, जैसा आप देख सकते हैं, फ्रॉइड एंड यूंग। नाउ वी कम टू नो कि किस तरह से और किस किस कॉन्सेप्ट, किन किन विचारधाराओं पर ये दोनों के सोच अलग और कैसे ये अलग हुए। आप लोगों ने फ्रॉइड को पढ़ा है, जैसे कि फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस कॉन्शियस की बात की है, ये आप सभी को पता है। यूंग ने भी बात की, लेकिन फ्रॉइड क्या बोलते हैं? अनकॉन्शियस इज द स्टोर हाउस ऑफ डिजायर्स, रिप्रेस्ड डिजायर, जहाँ पर आपकी दमित इच्छाएं, बेसिकली जो कि आपके सेक्सुअल डिजायर्स होते हैं, वो दमित हो जाते हैं, आपके अनकॉन्शियस में चले जाते हैं। ओके, और पर्सनल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। लेकिन जब यूंग की बात करें तो यहाँ पर वो फ्रॉइड से थोड़ा अलग है। उन्होंने भी अनकॉन्शियस अचेतन की बात की, लेकिन इन्होंने अचेतन को दो भागों में बांटा, एक तो व्यक्तिगत तौर पर और एक सामूहिक तौर पर, जिसे पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी। सेकेंड, लिबिडो। फ्रॉइड का कहना था कि लिबिडो मेनली आपके सेक्सुअल एनर्जी को स्टोर करता है, उसके प्रति वो स्टिमुलेट होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू सेक्सुअल एनर्जी, इट इज लाइफ एनर्जी, जो कि आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको एनर्जी देता है। ओके, द थर्ड इज ड्रीम्स। फ्रॉइड कहते हैं कि हमारा व्यक्तित्व कैसे डेवलप होता है, क्योंकि हमारे बचपन से लेके हमारे अंदर बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, वो सारे दब जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दूस डिप्रेस्ड ड्रीम्स हमारा व्यक्तित्व वैसा डेवलप हो जाता है। यानी कि वो एक तरह से आप समझिए कि पैसिव तरीके से वो बताते हैं ड्रीम्स को। लेकिन यहाँ पर यूं कहते हैं कि नहीं, ड्रीम सिर्फ रिप्रेस्ड विशेष नहीं होते हैं और ना ही सिंबल होते हैं रिप्रेस्ड विशेष के। ये आपको कई बार आपके भविष्य में होने वाले इमेजेस को, होने वाले इवेंट्स को निर्देशित करता है। ये आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। आप समझ में आ रहे हैं कि ड्रीम के बारे में फ्रॉइड ने पैसिव वे में बात की, लेकिन यूंग ने कैसे बात की? पॉजिटिव वे में। ड्रीम सिर्फ सिंबल्स नहीं होते हैं कि जो आपकी दमित इच्छाएं हैं उससे, बल्कि ये आपके भविष्य में आपको कई चीज़ें ऐसी, कई बार ऐसे होते हैं, हम ऐसे कई सपने देखते हैं जो कि भविष्य में घटित होती हैं। आप लोगों ने ये कभी कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो वो हमें डायरेक्शन दिखाता है, हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने।
ओके, इन्होंने इल्यूजन की बात की, न्यूरोसिस की बात की, जबकि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन को यूंग ने कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की, जो कि पॉजिटिव होते ग्रोथ के बारे में। आप एक अंतर देखिए कि फ्रॉयड जहाँ पर पैसिव वे में बात करते हैं, यूंग उसको एक्टिव वे में बात करते हैं, पॉजिटिव वे में बात करते हैं। इस तरह से कई ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जहाँ पर यूंग फ्रॉयड से अलग हुए। ओके, थेरेपी। फ्रॉयड का जो कॉन्सेप्ट था कि आपके जो अचेतन है और चेतन को उसके बीच में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करके इंसाइट डेवलप करके आपको थेरेपी दी जा सकती है। ओके, और यूंग ने क्या कहा, इंडिविजुअलाइजेशन, आपको संपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करना, ये उनके थेरेपी का गोल था। फ्रॉयड का क्या था कि आप अनकॉन्शियस कॉन्शियस के बीच में होने वाले द्वंद्व को कम करिए और व्यक्ति को कि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि संपूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करना थेरेपी का गोल है। ओके, नाउ ह्यूमन मोटिवेशन। फ्रॉयड बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति ह्यूमन मोटिवेशन होता है डिराइव्ड बाय सेक्सुअल एंड एग्रेसिव इंस्टिंक्ट, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने इसी के बारे में फ्रॉयड ने बहुत ज़्यादा उनका बल था एग्रेसिवनेस के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में। ओके, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, हमारा बिहेवियर जो है सेल्फ रियलाइजेशन, अध्यात्म और हमारे जीवन का क्या अर्थ है, इससे गवर्न होता है। पर्सनालिटी स्ट्रक्चर, फ्रॉयड का मेन जो फोकस था कि आपके व्यक्तित्व की संरचना कैसे होती है, ईगो एंड सुपर ईगो से व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है। ओके, लेकिन ये बोलते हैं, इन्होंने बहुत कॉन्सेप्ट दिए। ये बोलते हैं कि ईगो भी है, कॉन्शियस भी है, अनकॉन्शियस भी है, आर्किटाइप्स है, एनिमस है, पर्सोना है। ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए कि व्यक्तित्व की संरचना सिर्फ ईगो और सुपर ईगो से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर, बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर हमारे व्यक्तित्व की संरचना होती है। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से फ्रॉयड किन व्यूज में, किन अवधारणाओं में फ्रॉयड फ्रॉयड से अलग हुए। ओके, अब डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, उन्होंने किस तरह से कैसे डिफाइन किया व्यक्तित्व को। ये व्यक्तित्व को बोलते हैं साइके। जब मनोविज्ञान में पढ़ते हैं तो सबसे पहले साइके वर्ड यूज होता है। जब मनोविज्ञान को साइंटिफिकली डिफाइन नहीं किया गया था तो शुरू में कहा जाता था कि आत्मा का विज्ञान, साइके मीन्स आत्मा। तो पर्सनालिटी वर्ड को कम यूज करते हैं, वो साइके वर्ड यूज करते हैं। व्हाट इज पर्सनालिटी? व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व आपके चेतन तथा अचेतन की समग्रता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि चेतन, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं उसे व्यक्तित्व कहा जाता है, जो कि जिसमें आपकी हर तरह की आपके भाव, आपकी स्मृति, आपका प्रत्यक्षण, मेमोरी, सब कुछ इन्वॉल्व है, और जो आपको आपके सामाजिक, आपके भौतिक जीवन के साथ समायोजन स्थापित करने में मदद करता है। तो इन्होंने पर्सनालिटी को इस तरह डिफाइन किया, पर्सनालिटी इज इक्वल टू द होल साइके, और द होल साइके में क्या क्या है? अचेतन प्लस चेतन, कॉन्शियस प्लस अनकॉन्शियस। ओके, एक डेफिनेशन थी ये उनकी। ओके, अभी तक मैं इतना आर्किटाइप, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगी। तो किस तरह से इन्होंने व्यक्तित्व को की संरचना के बारे में बताया, तो बेसिकली इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि व्यक्तित्व की संरचना में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से तत्व है जिससे एक व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है, इसको 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला है कॉन्शियसनेस एंड ईगो, चेतना और ईगो। ईगो ने फ्रॉयड ने भी कहा। ओके, कॉन्शियसनेस क्या है? जो आपकी चेतना में है। चेतना यानी कि जो दिन प्रतिदिन की आप एक्टिविटी करते हो, काम करते हो, जो चीज़ों को आप महसूस करते हो, देखते हो, उनको अर्थ देते हो, वो चेतना है। ओके,
ये एक इमेज है, आप देख सकते हैं इस इमेज में कि आप देखो कि सरफेस लेवल पर ये वो आपका ऊपर है, ओके, और ये आपके अनकॉन्शियस है, जिसमें सबसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की है, जिसके बारे में मैं आगे आपसे बात करूंगी। ये वो आपको वास्तविकता की ओर ले जाता है। ईगो का मतलब, चूंकि आप फ्रॉइड को पढ़ चुके हैं, यूंग को भी पढ़ चुके हैं, ईगो का मतलब आप समझ रहे हैं, द सेंटर ऑफ अवेयरनेस, जो आपको जागृत करता है। ईगो, सुपर ईगो क्या करता है, आपको रियलिटी से अवगत कराता है, आपको सच्चाई से अवगत कराता है कि प्रेजेंट में आप कैसे हो, आपकी परिस्थितियां कैसी हैं, ओके। तो कॉन्शियसनेस, यूं ने कहा है कि ये हमारे साइकी का एक स्मॉल और सेलेक्टिव पार्ट है। देखो कॉन्शियसनेस के बारे में बात की, अनकॉन्शियस, लेकिन इनका मैंने क्या कहा शुरू में ही कि अगर आपको अपने आप को जानना है तो आपको अपनी मन की गहराइयों को जानना होगा। मेन फोकस यूं का इसी पर, ओके, कॉन्शियसनेस। तो इसके मेन फंक्शन क्या है, सेलेक्टिव अटेंशन, डायरेक्टेड थिंकिंग एंड एडेप्टिव फंक्शन। सेलेक्टिव अटेंशन यानी कि जो चीज़ों को आप फिल्टर करते हो, इंफॉर्मेशन जब आपको इंटरनल इन्वायरमेंट या बाहरी इन्वायरमेंट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप उसको फिल्टर करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो, ओके। इसके अलावा कॉन्शियसनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन मेकिंग, फॉर योर थिंकिंग। आप कॉन्शियस में हो तभी तो आप डिसीजन मेकिंग ले सकते हो, अगर अनकॉन्शियस है तो आप कैसे कर सकते हो। जो लोग कोमा में होते क्या वो डिसीजन ले सकते हैं, या कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता ही नहीं होती है, तो यू आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, ओके। एडेप्टिव फंक्शन, इसके साथ ही साथ कॉन्शियसनेस क्या करता है, आपको जैसे इन्होंने अपने पर्सनालिटी के डेफिनेशन में बताया है, परिभाषा में बताया है कि आप बाहरी वातावरण, अपने सामाजिक वातावरण, अपने भौतिक वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सकते हो। तो समायोजन आप तभी स्थापित करोगे जब आपका चेतना एक्टिव है, ओके। ईगो जो है ना, ईगो के आधार पर ही हमें ये पता चलता है कि कॉन्शियस क्या है और अनकॉन्शियस क्या है, चेतना क्या है और अचेतन क्या है। ईगो एज द सेंटर ऑफ कॉन्शियसनेस, इसी के आधार पर जो चीज़ें आपके ईगो को पता है, जो साइकोलॉजिकल कंटेंट, जागरूकता, जिन चीज़ों के बारे में आप जागरूक हो वो आपके ईगो में है, आपके कॉन्शियस में है, और जिन चीज़ों के बारे में आप जागरूक नहीं है वो आपके अचेतन में है। फ्रॉइड ने ये कहा कि आपका अचेतन ये निर्धारित करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी डेवलप होगी। बचपन में बहुत सारी चीज़ों का अभाव मिला, उस समय आप कई चीज़ें भूल जाते हो, लेकिन धीरे धीरे वो जो अनकॉन्शियस में आपके मेमोरीज जा रहे हैं, वो मेमोरी क्या करते हैं, आपके धीरे धीरे वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, ओके। तो ईगो में बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्शियस आइडेंटिटी, ये आई के बारे में बात करता है, क्योंकि आप लोग ईगो पढ़ चुके हैं। ये ऑर्गेनाइजिंग थॉट्स एंड फीलिंग्स और आपको बाहरी जगत से जोड़ता है ईगो। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद हुआ फ्रॉइड और यूंग में, अनकॉन्शियस। ये कॉन्सेप्ट ऐसा था जहाँ पर फ्रॉइड और यूंग आपस में अलग हुए इस कॉन्सेप्ट पर। उनका कॉन्सेप्ट कुछ और था, इनका कॉन्सेप्ट कुछ और था। तो अकॉर्डिंग टू यूंग, it is a vast and dynamic part of psyche that includes repressed individual memories as well as universal inherited psychological patterns। दो भागों में अनकॉन्शियस को डिवाइड किया यूंग ने, पर्सनल अनकॉन्शियस एंड कुछ आप लोग बोलिए कलेक्टिव, ओके। ओके, मन का सबसे गहरा भाग अनकॉन्शियस, अचेतन, ओके। ये जो पर्सनल अनकॉन्शियस की बात की है, यानी कि व्यक्तिगत अचेतन की बात की है, ये बहुत डीप नहीं है, बहुत गहरी नहीं है। ये व्यक्तित्व की सबसे ऊपरी सतह है, सबसे ऊपरी और हल्की सतह।
पर्सनल अनकॉन्शियस में जो कंटेंट होते हैं, जो आपकी थिंकिंग फीलिंग कंटेंट आप यहाँ समझ रहे हो, कंटेंट मतलब जो चीज़ें उसमें स्टोरेज है, आपकी जितने भी सोच, आपकी भावनाएं, इच्छाएं, एवरीथिंग, ओके, उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? आपकी जितनी ये इमोशन और जितनी थिंकिंग प्रोसेसेस, कॉग्निटिव प्रोसेसेस है, उससे कॉमन थीम होता है, ओके, उसका सेंटर कोड होता है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, अगर किसी में पावर कॉम्प्लेक्स है, ओके, तो वो क्या करेगा, उसका हर बिहेवियर, उसकी हर एक्टिविटी उस पावर को पाने के लिए, जैसे आप पॉलिटिशियन की हर एक्टिविटी उसी से गवर्न होती है, पर्सनल अनकॉन्शियस में है, लेकिन वो आपके बिहेवियर से, आपके व्यवहार से एक्सप्रेस होता है। आपका अनकॉन्शियस कहीं गायब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं एक्सप्रेस होता है, वो चाहे मेंटल डिसऑर्डर के रूप में हो, चाहे आपके बिहेवियर के रूप में हो, वो कहीं ना कहीं से गवर्न होता है। और आपके बिहेवियर को गवर्न करेगा ही करेगा, क्योंकि जो चीज़ें दमित है वो खत्म तो नहीं हो जाती, ओके। इसके बाद है कलेक्टिव अनकॉन्शियस। यही चीज़ जो है फ्रॉयड ने नहीं बताई, आप लोगों ने पढ़ा। कलेक्टिव अनकॉन्शियस का जो मेन कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये यूंग का एक तरह से कह सकते हैं कि मील का पत्थर है जो उन्होंने दिया। इनका कहना ये है कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस वो होता है जिसमें पूरे मानव जाति की संचित जो संचित अनुभूतियां हैं, जो हमें अपने पूर्वजों से मिली हैं, ओके, जैसे हेरिडिटी क्या होती है, उसमें क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गुण जो है ट्रांसफर होते हैं। उसी तरह से कलेक्टिव अनकॉन्शियस में क्या होती है कि जो स्टोरेज, जैसे जो चीज़ें हमें अपने माता पिता से मिल रही हैं, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिल रही हैं, वो सारी चीज़ें एक से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती हैं थ्रू अनकॉन्शियस, बताया नहीं जाता, अनकॉन्शियस। जैसे हम लोग में रिवाज है, हम लोग कहते हैं गाय माता है, एक बना है, जब सूर्य की पूजा की जाती है, सूर्य को जल देना अच्छा है। इसी तरह से कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जन्मजात मिलती है अपने, जो कि सिर्फ माता पिता से नहीं मिलती, माता पिता को भी किसी और से मिली होंगी। यानी कि आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो होता है वो शेयर्ड होता है, क्योंकि आपको अपने पूर्वजों से मिलती है। क्लियर हो रहा है आपको? एक तो पर्सनल अनकॉन्शियस हुआ, पर्सनल अनकॉन्शियस में आपका इंडिविजुअल है, आप व्यक्तिगत, आपको आपके अनकॉन्शियस में है, वो आपका यूनिक है, वो किसी से शेयर नहीं होता। लेकिन जो कलेक्टिव होता है वो आपको अपने पूर्वजों से, जब मानव जाति का उदय हुआ तब से अभी तक के जितने एक्सपीरियंस होते हैं थ्रू, ऐसा नहीं है पूरे एक्सपीरियंस, लेकिन कुछ चीज़ें ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जो स्टोरेज होती है, ओके। एक चीज़ और है, ये जो इनएक्टिव नहीं होता, ये जो अनकॉन्शियस है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस इनएक्टिव नहीं होता है, बल्कि जैसा मैंने कहा कि अनकॉन्शियस में अगर कोई भी चीज़ें होती हैं, कोई भी विशेष है या कुछ भी है, वो आपके बिहेवियर, आपके थॉट से एक्सप्रेस हो जाती है। कई बार हम ऐसा बिहेवियर करते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस होती है थ्रू आवर बिहेवियर एंड थॉट। जैसा मैंने बताया कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है वो उसमें क्या होता है कि कई बार हम बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं, कई ऐसे ड्रीम्स जो होते हैं जो हमें पता ही नहीं होता हमें आते क्यों हैं। आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रीम्स जो होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। यहाँ भी आप देखो कि यूंग फ्रॉयड से अलग थे, क्योंकि फ्रॉयड ने क्या कहा कि वो पास्ट वाली बात करते हैं और यूंग क्या बात करते हैं आपके प्रेजेंट के बारे में, ओके। कुछ के एस्पेक्ट्स हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस से, यूनिवर्सल है, मैंने कहा ना पूर्वजों से मिला, तो सिर्फ आपके पूर्वज नहीं, सबके पूर्वज यूनिवर्सल है, ओके। और क्रिएटिविटी का ये सोर्स है, क्योंकि सोर्स है क्रिएटिव इंपल्सेस का, स्पिरिचुअलिटी का। नाउ सबसे उनका पसंदीदा कॉन्सेप्ट आर्किटाइप, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के बच्चे ये पढ़ चुके होंगे, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हो सकता है नया हो, ओके।
आर्किटाइप क्या होता है? जो अनुभव है, जो पौराणिक अनुभव, पूर्वजों से मिले अनुभव हैं, वो कुछ न कुछ इमेज के रूप में हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में संग्रहित होते हैं या स्टोरेज होते हैं, कुछ इमेज के रूप में, जिसे आर्किटाइप बोलते हैं। इसे कलेक्टिव सिंबल्स, प्रीमोर्डियल इमेजेस, मैथोलॉजिकल इमेजेस भी कहा जाता है। ये सबके लिए सामान्य होते हैं। आप समझ रहे हो कि आपके कलेक्टिव अनकॉन्शियस में, सामूहिक अचेतन में जो आपके पूर्वजों से मिली गई इंफॉर्मेशन है, ये वो कुछ ना कुछ इमेज के रूप में अभिव्यक्त होती है। उस इमेज को क्या कहते हैं? आर्किटाइप। ठीक है। वैसे तो बहुत सारे मेन विशेषताएं इसकी ये हैं, ये यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, जन्मजात होता है। ये सिंबॉलिक मैनिफेस्टेशन होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल्स है इसके, और डेवलपमेंट को गाइड करता है। इसके मैं बहुत आर्किटाइप बहुत दिया है, यूंग ने बहुत सारे आर्किटाइप के बारे में बताया है, लेकिन जो बेसिकली आप लोग को पढ़ना है, मैं उस पर ध्यान देना, आपका आकर्षित करना चाहूँगी। पर्सोना नाम सुना होगा आई थिंक। पर्सनालिटी हम लोग पढ़ते तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि पर्सनालिटी को पर्सोना होता है लैटिन भाषा में, इसका मतलब नकाब। ओके, अभी नकाब क्यों यूज किया जाता है? नकाब कौन यूज करता है? अगर बुकिश लैंग्वेज कहें तो एक्टर यूज करते हैं। आप एक्टर्स को देखते हो, कभी किसी फिल्म में कोई रोल, किसी मूवी में कोई रोल, ये रोल किया जाता है ताकि बाहरी दुनिया में जो समाज की और आपके आसपास के लोगों की उम्मीदें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऐसी भूमिका निभा सकें। ये फायदेमंद भी होता है। फायदेमंद इसलिए है क्योंकि आप समाज की उम्मीदों और सोशल एक्सपेक्टेशन का अकॉर्डिंग बिहेवियर कर पाते हो। लेकिन जब कोई चीज़ बहुत अधिक हो जाती है तो आप अपनी रियल आइडेंटिटी को खो देते हो। अगर आप पर्सोना ज़्यादा यूज करो या दूसरों की भूमिका में ज़्यादा रहो तो कई बार ऐसा होता है कि आप क्या हो अब भूल जाते हो। तो ये बेनिफिटेड भी है और ये आपको हार्म भी पहुंचा सकता है। तो ये उनका एक मेजर आर्किटाइप था यूंग का। उसके बाद है एनिमा एनिमस। ओके, अर्धनारीश्वर होते हैं, शिव जी आधे शिव आधे पार्वती। एनिमा एनिमस क्या है कि जब एक व्यक्ति में, एक मेल में एक फीमेल की क्वालिटी पाई जाती है। देखो, इन्होंने ये कहा, यूंग का बेसिक मुख्य रूप से जो बल डाला है, उन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति में पुरुष के गुण और महिला के, एक फीमेल के गुण दोनों होते हैं। ओके, और एक महिला में एक पुरुष के भी गुण होते हैं और महिला के भी गुण होते हैं। क्योंकि उसका रोल है एक महिला का, तो वो जो गुण है, महिला का गुण है, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। और पुरुष, चूंकि पुरुष को एक अलग रोल होता है तो वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। लेकिन इन दोनों में एक दूसरे के गुण पाए जाते हैं। क्लियर? ठीक है। यानी एनिमा क्या कहता है? एनिमा कहता है कि जो एक व्यक्ति में जो स्त्रियों के गुण पाए जाते हैं उनको इन्होंने एनिमा कहा है। एनिमस क्या है? जो स्त्रियों में एक पुरुष के गुण पाए जाते हैं उनको एनिमस कहा है। दोनों में पाए जाते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन एक गुण जो डोमिनेटिंग होता है तो वो मेल, और स्त्रियों का गुण डोमिनेटिंग होता है तो वो फीमेल का किरदार निभाती है। शैडो, हम सभी के अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं। ओके, अगर भारतीय पुराणों की भाषा में कही जाए तो जो राक्षस और दानव होते हैं ना, वैसे, लेकिन यहाँ राक्षस दानव रियल में रावण हंस टाइप का नहीं। हमारे अंदर जो कमियां होती हैं उसको शैडो के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। वैसी इच्छाएं जो समाज अनैतिक मानता है, बुरा मानता है, ये हमारे व्यक्तित्व का डार्क साइड होता है जिसे हम खुद एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। कई बार हमारे अंदर कमियां होती हैं और कोई बता दे तो हमें गुस्सा आता है, आप ऐसे क्यों बोलो, मैं ऐसे नहीं है। आपको अपनी अच्छाई, अपने गुणों को सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये कह सकते हैं कि एनिमल पार्ट है किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व का, जिसे हम दबाना चाहते हैं, लेकिन दबाना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जिस दिन आप
आपकी ये कमी आपके ईगो पे हावी हो जाएगी। आप एंटी सोशल बिहेवियर आपने सुना होगा, ठीक है। अगर आप अपनी कमियों को जानेंगे, ये काम आपके ईगो का है। ईगो क्या करेगा, आपकी कमियों से आपको बताएगा कि आपकी ये कमियां हैं, तभी आप उसको सुधार कर सकते हो। जैसे अंगुलीमाल का नाम आपने सुना होगा, वो एक डाकू था, है ना। उसने क्या, वो डाकू था, लेकिन जब उसे ज्ञान मिला तो उसने अपनी कमियों को अपना हथियार बनाया, अपनी कमियों का सामना किया, उसमें सुधार किया और एक साधु संत बना। तो ईगो क्या करेगा, आपकी कमियों को से आपका सामना कराएगा। जब आप अपनी कमियां समझेंगे तभी तो आप सुधार कर सकते हो। अगर आप अपनी कमियों को, अपने शैडो पार्ट को नहीं जानोगे, नहीं एक्सेप्ट करोगे, तो आप कहाँ से सुधार करोगे। ओके, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपने डार्क साइड को, शैडो को समझना और उसको दूर करना। सेल्फ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट, जो कि होल पर्सनालिटी के बात में बात करता है। जो यूंग ने पर्सनालिटी को डिफाइन किया ना, आपके चेतन और अचेतन को आपस में मिलाकर जो संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है वो आपका सेल्फ है, और उसी को प्राप्त करना जीवन का मुख्य लक्ष्य है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। जब इन्होंने व्यक्तित्व के विभिन्न चरणों में विभाजित किया है, किस तरह से इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया कि किस तरह आपको अपने जीवन का अर्थ प्राप्त करना आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। जो इस बात को समझ लेता है उसके लिए मृत्यु भी आसान होती है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता उसके लिए मृत्यु कठिन हो जाती है, क्योंकि जीवन का अद्भुत सत्य वही है। तो ये कुछ आर्किटाइप थे। इसके अलावा बहुत सारे आर्किटाइप्स उन्होंने दिए हैं, द मदर, द वाइस ओल्ड मैन, द हीरो। आर्किटाइप क्या है, एक इमेज है। ओके, जब वो इमेज आपके सामने, अगर एक मदर का इमेज आपके सामने आएगी तो क्या आएगा, केयरिंग, ठीक है, मैं केयर करने वाली, डांटने वाली, मानने वाली, तो इस तरह का इमेज आपके सामने आएगा। लेकिन उन्होंने बहुत सारे आर्किटाइप दिए, लेकिन ये बेसिकली आपको मेन है। एटीट्यूड्स, यूंग ने 2 तरह के एटीट्यूड्स बताए और 4 तरह के कॉन्सेप्ट बताए हैं। आप लोगों ने टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी में जो डिफरेंट पर्सनालिटी कितने तरह की होती है आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेल्डन का है, क्रिस्मर का है, पढ़ा होगा ना। लेकिन यूंग यहाँ भी अलग है। ये सारी चीज़ें ना उनको अलग बनाती हैं। यूंग कैसे अलग थे? उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के प्रकार नहीं है। उन्होंने एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन के बारे में बताया। ओके, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में डिवाइड नहीं किया उन्होंने कहा ये एक एटीट्यूड है, एक अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति कैसे? अगर आप आपकी जो मानसिक मेंटल एनर्जी है उसका प्रवाह अगर बाहर की ओर होता है, आप बाहरी दुनिया से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बाहरी चीज़ों से ऑब्जेक्टिविटी आप में ज़्यादा है। ओके, यानी कि आपके अगर मेंटल एनर्जी बाहर की तरफ आप ज़्यादा खर्च करते हो तो आप एक्स्ट्रावर्जन हो, और वही एनर्जी आप खुद के अंदर की ओर प्रवाहित करते हो। आप अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने थॉट्स पर ज़्यादा ध्यान देते हो, बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा आपका इंटरेक्शन नहीं है, वो इंट्रोवर्जन है। यहाँ भी मैंने कहा, जैसा अभी आपने एनिमा एनिमस देखा कि एक ही चीज़ के 2 भाग देखा ना आपने, दोनों में क्वालिटी पाई जा रही है। इसी तरह एटीट्यूड है 2 बाइपोलर डायमेंशन। अगर एक तरफ का एटीट्यूड, एक तरह का एटीट्यूड आप ज़्यादा करते हो तो आप एक्स्ट्रावर्जन हो जाते हो, और एक तरह का एटीट्यूड आप ज़्यादा करते हो तो इंट्रोवर्जन हो जाते हो। इसके लिए इन्होंने यांग एंड यिंग सर्कल आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये क्या शो करता है? ये शो करता है एक ही चीज़ है लेकिन इसके 2 पार्ट हैं। कभी एक तरफ कुछ ज़्यादा हो जाता है तो दूसरी तरफ ज़्यादा हो जाता है। यानी एक ही चीज़ है, वो आप ये जो एक्स्ट्रावर्जन इंट्रोवर्जन है वो अलग नहीं है, वो भी है, लेकिन एक दूसरे के साथ ही साथ एक दूसरे के पूरक भी हैं। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते हो कि कोई पूरी तरह से इंट्रोवर्जन है या पूरी तरह से एक्स्ट्रावर्जन है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि एक अंतर्मुखी व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी हो जाता है, और कभी कभी बहिर्मुखी व्यक्ति भी अंतर्मुखी हो जाता है। ओके, ये
थिंकिंग एंड फीलिंग। और दो है जिसमें बहुत जो आपके प्रत्यक्षण पर आधारित है, सेंसेशन एंड इंट्यूशन। सेंसेशन क्या है? हम लोग कहते हैं सेंसेशन, कोई वस्तु क्या है, बस उसको अर्थ नहीं देते, बस क्या है, ये पेन है, ये गुलाब है, इस तरह से मतलब कोई चीज है। थिंकिंग क्या होती है? उस वस्तु के अर्थ को पहचानना। फीलिंग यानी आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सेस, आप खुशी का रिस्पॉन्स कर रहे, खुश हो, दुखी हो, किस तरह की फीलिंग आपको हो रही। इंट्यूशन यानी कि आपको ज्ञान प्राप्त होना कि क्या वस्तु है, कैसी है, मतलब उसके बारे में जितनी नॉलेज आपको गेन कर सके। इसी के आधार पर यूंग ने 8 तरह के साइकोलॉजिकल टाइप्स बताए हैं। एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इन्होंने एटीट्यूड और फंक्शन को कंबाइन किया और 8 तरह के साइकोलॉजिकल टाइप बताए। एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप, एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग टाइप, एक्स्ट्रावर्टेड सेंसेटिव टाइप, एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूटिंग टाइप। इसी तरह से इंट्रोवर्टेड को डिवाइड किया। थोड़ा थोड़ा आपको बताती हूँ। एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप कैसे लोग होते हैं? बहुत ऑब्जेक्टिव होते हैं, बहुत वस्तुनिष्ठता के साथ अपना व्यवहार करते हैं, आदर्शों और नियमों का कड़ाई से पालन करने वाले होते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग टाइप के लोग कैसे होते हैं? बहुत ही सांवेगिक स्वरूप वाले होते हैं, अपने चिंतन का दमन करते हैं, दूसरों के प्रति दूसरों के जो विचार होते हैं उनके प्रति काफ़ी संवेदनशील होते हैं और सामाजिक मानकों के प्रति अडिग होते हैं। यानी कि वो उनको जो सिखाया गया है उस पर अडिग है, उससे वो इधर उधर नहीं होते। एक्स्ट्रावर्टेड सेंसेसिंग टाइप के लोग जो होते हैं बहुत खुश मिजाज होते हैं, नए नए एक्सपीरियंस को प्राप्त करना चाहते हैं, लोगों के साथ आसानी से समायोजन कर लेते हैं। एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूटिंग टाइप के लोग अधिकतर बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन होते हैं, नए विचारों के प्रति बहुत उत्साहित होते हैं और सही अवसर का कैसे प्रयोग किया जाए और उसका प्रयोग अपने फायदे के लिए कैसे किया जाए, इस तरह के पर्सनालिटी होती है। अब है इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप। चूँकि इंट्रोवर्टेड ही हैं तो बहुत ज़्यादा समायोजन नहीं दिखा पाते हैं, दूसरों को अपने विचारों को समझा नहीं पाते हैं, अपने भाव पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और प्रैक्टिकल जजमेंट नहीं कर पाते हैं। इंट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप बहुत शांत और विनम्र होते हैं, दूसरों के विचारों और भाव को बहुत कम महत्व देते हैं और बहुत रहस्यात्मक होते हैं, इस तरह के लोग। इंट्रोवर्टेड सेंसेसिंग टाइप, इस तरह के लोगों में काफ़ी इरेशनल अतार्किक होते हैं, ये अपने आप को काफ़ी संवेदनशील होते हैं और पर्यावरण से अपने आप को अलग रखते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आएगा तो भी बता दीजिए। ओके, इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग टाइप, ये जो होते हैं वो अपने इंट्यूशन पे काफ़ी ध्यान रखते हैं और कभी कभी लोग इनको झक्की और संकी टाइप का समझते हैं, इस तरह के लोग। नाउ डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी। यूंग ने व्यक्ति को एक कॉम्प्लेक्स एनर्जी सिस्टम माना है। वो ये कहते हैं कि आपकी फिजिकल एनर्जी है, दैहिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा इंटरचेंजेबल है, यानी कि दैहिक ऊर्जा मानसिक ऊर्जा में चेंज हो सकती है और मानसिक ऊर्जा जो है आपकी दैहिक ऊर्जा में भी चेंज हो सकती है। ओके, जैसा मैंने पहले बताया कि लिबिडो को इन्होंने जनरल लाइफ एनर्जी माना है, तो ये साइकिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट। सुख होता है तो दुख होता है ना, बस सुख होता है। आप लोग कुछ बोलिएगा तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, तो जिस तरह बाइपोलर चीज़ें होती हैं, सुख दुख, या फिजिक्स के टर्म में कहें तो ठंड है तो गर्मी है, ऊंचाई है तो गहराई है, इसी तरह हमारी जो इच्छाएं होती है ना वो बाइपोलर होती है। अगर बाइपोलर मतलब पोलराइज नहीं होगा ना तो आदमी उसको संतुलित नहीं करना चाहेगा। अगर बस सुख रहेगा, अगर दुख नहीं रहेगा तो आप सुख का वैल्यू नहीं दोगे, दुख होगा तभी तो सुख पता चलता है। तो ये कहते हैं
दोनों एक तरह से कह सकते पोलर के बीच में जितना अधिक अंतर होगा, आपकी मानसिक ऊर्जा उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। आप बहुत दुखी हो, सोचो मेरा दिन कब सुख का दिन आ जाए, कब अच्छे दिन आएंगे मेरे। तो आपकी जो एनर्जी है वो आपको सुख प्राप्ति के लिए मोटिवेट करेगी। ओके, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। सबका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो कोई पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट खेलता है, सचिन तेंदुलकर। ये नियम क्या बताता है कि जो आपकी साइकिक एनर्जी है, जब आप एक काम करते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो क्या होता है कि दूसरे काम में शिफ्ट कर जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि जो आपकी साइकिक एनर्जी है वो एक काम में बहुत ज़्यादा लग रही थी और दूसरे काम में आते, अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता लेकिन दोस्त से आप क्रिकेट तो खेलते हो, या किसी का अगर क्रिकेट खेलने में मन नहीं लगता वो पढ़ाई ज़्यादा करता है। यानी कि ये सिद्धांत ये बताता है आपकी जो साइकिक एनर्जी होती है वो एक काम से दूसरे काम में शिफ्ट हो जाती है और समान मात्रा में शिफ्ट होती है, कम नहीं होती, खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपने एक काम किया तो दूसरे काम के लिए आपके पास एनर्जी नहीं रहेगी। ये सारी जो चीज़ें आप खुद फील कर सकते हो, कई बार ऐसा होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है वो ये कहता है कि जैसे एक गर्म चीज़ है, ठीक है, उस गर्म चीज़ को एक ठंडे चीज़ से टच करा के पास सटा के रखोगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है तब तक जब तक कि बगल वाला ठंडा चीज़ हल्का सा टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है। ये कहता है कि जो हमारी इच्छाएं हैं, तो हमारी जो मजबूत इच्छा होती है वहाँ से जो साइकिक एनर्जी होती है, मानसिक ऊर्जा होती है, वो जो कम तीव्र इच्छा है उसके तरफ तब तक ट्रांसफर होती है जब वो दोनों बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। जैसे तीव्र इच्छा से मानसिक ऊर्जा जो है आपकी कम तीव्र इच्छा की ओर ट्रांसफर होती है जब तक दोनों में संतुलन स्थापित ना हो जाए। क्योंकि आप ये सब कहने का कॉन्सेप्ट ये मतलब इसका मतलब ये ना कि किसी भी चीज़ में संतुलन होना चाहिए, कोई चीज़ बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पता नहीं यहाँ दिख नहीं रहा वैसे। मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि एक लग रहा है गायब हो गया है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टेजेस को युग ने सूर्य से तुलना की है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, जो सबसे पहला स्टेज जो है चाइल्डहुड, इसको इन्होंने अर्ली मॉर्निंग सन से तुलना की है। ये सूर्य की उपमा देते हुए इन्होंने पूरे व्यक्तित्व के विभिन्न विकास के चरणों को डिवाइड किया है। तो जो चाइल्ड अर्ली मॉर्निंग सन कैसा होता है, इसे पोटेंशियल बहुत होता है लेकिन चमक थोड़ी कम होती है। जब 6 बजे जो सूर्य उदित होता है तो आप देखो कि इसमें चमक थोड़ी कम होती है लेकिन पोटेंशियल बहुत होता है। ओके, तो जो बच्चे होते हैं उनमें आप चेतना पूरी चेतन जो कॉन्शियसनेस है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता है। उनमें इस स्टेज को, चाइल्डहुड के स्टेज को युग ने 3 भागों में डिवाइड किया है, एनार्किक, मोनार्किक और ड्यूलिस्टिक। ओके, एनार्किक के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइसलैंड ऑफ कॉन्शियसनेस। चाइल्डहुड को इन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया है, एनार्किक, मोनार्किक एंड ड्यूलिस्टिक। बच्चों में आप देखते हो बहुत तरह की अनुभूतियाँ पाई जाती हैं लेकिन उनको चेतन में बहुत नहीं होता, कई चीज़ें भूल जाते हैं। आपको याद है 4 साल का, 5 साल, कई लोगों को याद रहता है, कई लोगों को याद नहीं रहता। बहुत तरह के एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन वो एक्सपीरियंस आपस में रिलेटेड नहीं होते, इसलिए आइसलैंड ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। ये एनार्किक फेज में पाया जाता है। दूसरा है मोनार्किक। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे ईगो डेवलप होता है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मुझे ये चाहिए, ईट की बात आप ईट आपने पढ़ा होगा, मुझे ये चाहिए, कैसे मिलेगा पता नहीं, मुझे चाहिए, बचपना होता है, बहुत सारी चीज़ों की
ख्वाहिश होती है। लेकिन धीरे धीरे मोनार्किक फेज में क्या होता है कि उनमें ईगो डेवलप होता है, धीरे धीरे रीजनिंग डेवलप होती है, लॉजिकल रीजनिंग धीरे धीरे डेवलप, बहुत क्लियर नहीं होती है पर डेवलप होती है। जो थर्ड फेज है ड्यूलिस्टिक, इसमें वो धीरे धीरे बच्चे ये जानना शुरू करते हैं कि उनका एग्जिस्टेंस है, वो एज अ पर्सन अपने आप को समझने लगते हैं, चीज़ों को समझने लगते हैं, और ईगो मोनार्किक के फेज से ज़्यादा डेवलप हो जाता है। ईगो क्या है? जो कि आपके रियलिटी से गवर्न होता है। जो दूसरा है मॉर्निंग सन यानी कि 10, 8, 9, 10 बजे का, ओके। इसकी तुलना इन्होंने यंग एडल्ट से की है। यंग एडल्ट में क्या होता है? जब आपकी पढ़ाई लगभग हो गई रहती है, आप नौकरी के लिए प्रयास करते हो, अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करते हो, अपने माता पिता से स्वतंत्रता चाहते हो कि मैं, इस समय आपकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है, ईगो पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है, आप में ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, अपने जीवन में बहुत कुछ पाने की इच्छा डेवलप हो जाती है, ओके। तो ये यंग एडल्ट की कुछ विशेषताएँ हैं। लेकिन ड्यूरिंग दिस फेज आप कई तरह की प्रॉब्लम को भी, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं। अब आता है मिडिल एज, जिसको ईयरली आफ्टरनून सन, जब सूर्य एकदम वो होता है ना पीक पर, ओके। ये 35 से 40 साल में स्टार्ट होता है। आपको एजुकेशन आपकी पूरी हो गई, आपका घर बस गया, आपको जो पाना था जीवन में आपने पा लिया, ओके। उसके बाद क्या होता है? पूरे रूप से आप स्थापित हो चुके हो, आपको ये फीलिंग होती है कि आपको जो करना था आपने कर लिया है। अब तो जैसे एक नॉर्मल सोच होती है कि हमको जो बनना था हम बन चुके, अब हमें अपने बच्चों को बनाना है। ये 35 से 40 साल में स्टार्ट होता है आपका मिडिल एज, ओके। धीरे धीरे क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी से धीरे धीरे व्यक्ति अध्यात्म की ओर बढ़ता है, आंतरिक पहलुओं को समझना शुरू करता है इस एज में। उसके बाद आता है ओल्ड एज, इवनिंग सन, जिंदगी की शाम, जब आपका चमकीलापन कम हो गया, ओके। आपकी जो चेतन क्रियाएं हैं वो कम हो जाती हैं, धीरे धीरे आप अचेतन में डूब जाते हैं। अब यही देखो, यही जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का अर्थ समझ लिया वो आत्मसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, और जो नहीं समझता उसे अकेलापन और कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और इस समय आंतरिक अनुभूतियों पर लोग अधिक बढ़ रहा है। तो दैट इज द स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसको युग ने सूर्य से कंपैरिजन किया कि किस तरह से सूर्य उदित होता है और किस तरह से धीरे धीरे इसी तरह हमारा जीवन है, हमारा पूरा जीवन इसी सर्कल में घूमता है, ओके। जन्स मेथड्स ऑफ स्टडीज, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, आप सभी जानते होंगे। आपको कुछ वर्ड बोला जाएगा और आपको रिस्पॉन्स करना होगा इमीडिएटली। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ठीक है, आपके अनकॉन्शियस कॉम्प्लेक्सेस का पता चलता है। ये किस तरह से आपके लिए यूजफुल है? इससे स्टूडेंट्स के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को जाना जा सकता है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत यूजफुल है। इसके अलावा लर्निंग बैरियर्स को जाना जा सकता है। ये है सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप को, अपने पोटेंशियल को जानना, अपनी कमियों को जानना और जानते हुए संपूर्णता को प्राप्त करना, ओके। इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिकमिंग हु वी ट्रूली आर। अपने साइकी के सारे पार्ट्स को इंटीग्रेटेड करना, अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। इट इज नॉट अबाउट परफेक्शन बट अबाउट होलनेस एंड बैलेंस। अपनी अच्छाई और अपनी बुराइयों के बीच में बैलेंस होना। नाउ ड्रीम एनालिसिस, मैंने शुरू में ही बताया था कि ड्रीम एनालिसिस फ्रॉयड ने भी दिया है, यूंग ने भी दिया है। उनका अलग था, उनका ये था कि ड्रीम एनालिसिस, ड्रीम में क्या होता है कि एनालिसिस के थ्रू आपके डिसीज एक्सप्रेस होते हैं। ये बोलते हैं कि ये रॉयल रोड ऑफ सिंबल्स है, अनकॉन्शियसनेस है, जिसमें आप अपने सेल्फ के बारे में जानते हो। इससे क्या होता है कि अपने साइकोलॉजिकल होलनेस को प्राप्त करने में आपके लिए आसानी होती है। ड्रीम के माध्यम से मैंने आपको कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में भी बताया कि ड्रीम के माध्यम से कई तरह के सिंबल्स आपको दिखते हैं जो आपको अपने
पूर्वजों से मिलते हैं। तो ड्रीम एनालिसिस इन्होंने एक पॉजिटिव वे में किया था एज कम्पेयर टू फ्रॉयड। एक्टिव इमेजिनेशन, इसमें क्या, ये भी टेक्निक दिया था यूं में। इसमें क्या किया जाता है कि आपके अचेतन में जो मटेरियल्स होते हैं, जो सामग्री होती है, उसको आपके चेतन में लाने का प्रयास किया जाता है। इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि आप प्रयास कीजिए कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जाता है। पेंटिंग थेरेपी, ये भी एक थेरेपी है जिसमें क्या, ये प्रोफेशनल्स करवाते हैं। इसके थ्रू आपकी हीलिंग की जाती है और आपके अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्सेस या जो भी चीज़ें होती हैं, दबी होती हैं, उसको पेंटिंग के थ्रू उसको एक्सप्रेस करवाया जाता है। क्योंकि कई बार व्यक्ति बोल नहीं पाता है, तो थ्रू पेंटिंग, आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, छोटे बच्चे पेंटिंग के थ्रू अपने विचारों को की अभिव्यक्ति करते हैं। नाउ ये आपके लिए ओके। तो इम्प्लीकेशंस क्या क्या है यूंग की थ्योरी का एजुकेशन में। द फर्स्ट इज रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक क्लास में, कल को आप टीचर बनोगे, एक क्लास में सभी बच्चे जैसे नहीं होते हैं और एक टीचर को चाहिए कि आपकी क्लास में किस तरह के बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग स्टाइल को आप उसमें चेंज ला सकते हो। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि सारे बच्चे एक ही जैसा सीखेंगे। एक ही क्लास के बच्चे कोई टॉप करता है, किसी के नंबर बहुत कम आते हैं, तो आपको अपनी टीचिंग स्टाइल में चेंज करना होगा। आपको अपने में, आपको इस तरह से बनना होगा कि सारे बच्चे आपकी चीज़ों को समझें। यानी कि अगर कोई कम आईक्यू का बच्चा है वो भी आपकी बात को समझ ले, कोई हाई आईक्यू है तो वो भी समझ जाए। ओके, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी अलग अलग होती है। नाउ लर्निंग स्टाइल्स एंड साइकोलॉजिकल टाइप्स। जैसा कि यूंग ने बताया है थिंकिंग, फीलिंग, सेंसेशन, इंट्यूशन के बारे में, ये कहता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया होती है इंफॉर्मेशन की, वो अलग अलग तरीके से होती है। तो बहुत तरह के टीचिंग मेथड्स को यूज किया जा सकता है, लाइक लॉजिकल रीजनिंग किया जा सकता है, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ की जा सकती है, एक्सपेरिमेंट्स किया जा सकता है, इमोशनल इंगेजमेंट्स किया जा सकता है। यानी कि आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से चीज़ों को सिखाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड आर्किटाइप। जैसे कि यूं ने कहा है कलेक्टिव अनकॉन्शियस और आर्किटाइप के बारे में, तो थ्रू अगर आपको टीचिंग को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मल लेक्चर दोगे तो कोई भी बोर हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरीज, फेरी टेल्स का यूज़ कर सकते हो। आप अपने कल्चर के बारे में बताते हुए बच्चों को और भी ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हो, उनको इमोशनल लर्निंग उनके सिखा सकते हो और मोरल एजुकेशन भी दे सकते हो। डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जैसा कि बताया गया है कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है वो पूरे जीवन चलता है। ओके, तो हर बच्चे में जो यूनिक पोटेंशियल होता है उसको समझना, उसकी कमियों को समझना, उसके स्ट्रेंथ को समझना और इसको समझते हुए उनको उनके पोटेंशियल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना, ये एक टीचर को करना चाहिए। ठीक है, इमोशनल एंड मोरल एजुकेशन। जंग बिलीव इन बैलेंसिंग द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, दोनों की बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं ना कि पर्सनालिटी क्या है, पर्सनालिटी बैलेंसिंग है दोनों के बीच में, सिर्फ अनकॉन्शियस और कॉन्शियस नहीं है। ओके, एजुकेशन शुड इंक्लूड्स इमोशनल रेगुलेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वैल्यू एजुकेशन। ये भी आपको सिखाया जाता है, सिर्फ पढ़ाना काफ़ी नहीं है। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की इनर वर्ल्ड के बारे में, उसके ड्रीम, उसकी क्रिएटिविटी, उसके स्ट्रगल को समझना पड़ेगा। सिर्फ उसके ग्रेस पर ध्यान देना काफ़ी नहीं है, उसको सिर्फ एक नॉलेज गिवर नहीं होना चाहिए, उसको हेल्प करनी चाहिए उसके सेल्फ डिस्कवरी में। इसके साथ ही साथ सबसे ज़्यादा गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ओके, पर्सनालिटी ग्रोथ के लिए
लिए काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। और काउंसलिंग या जो गाइडेंस होता है, जो गाइड में वोकेशनल गाइडेंस होता है, एजुकेशनल गाइडेंस होता है, ये डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ पर्सनालिटी। आप किस तरह की पर्सनालिटी है, आप सभी को एक तरह का गाइडेंस नहीं दे सकते। कोई टेक्निकल बहुत अच्छा है, कोई लिटरेचर बहुत अच्छा है, ओके। तो ये यू की जो थ्योरी है वो सपोर्ट करती है इस आइडिया को। इसके साथ ही साथ जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, जो शैडो है आपको उसको भी दूर करने में, जैसा मैंने कहा ना, शैडो क्या होता है, सबके अंदर होता है। आपकी जो कमियां हैं, आपकी जो अंदर की सबसे कम जो कमजोरी है वो आपका शैडो है, उससे फेस करवाने टीचर का काम है। तो ये सारी इम्प्लीकेशंस है एजुकेशन में यू की थ्योरी। जैसा मैंने कहा कि सबकी थ्योरी में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। तो सबसे पहला है साइंटिफिक, वैज्ञानिक रीजन, लैक ऑफ साइंटिफिक रीजन। जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ना, आर्किटाइप, कलेक्टिव अनकॉन्शियस, इसको एम्पिरिकली आप टेस्ट नहीं कर सकते हो, ओके। और ये मिथ्स पे, ये रिलीजन पे और इमेजेस पे बहुत ज़्यादा उनकी थ्योरी निर्भर करती है, डिपेंड करती है। आप इन सबको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते हो। ये सबसे बड़ी कमी थी यू की थ्योरी की, ओके। आध्यात्मिकता पर बहुत जोर है इसका। इन्होंने आध्यात्मिकता को, रहस्यात्मक विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, जिसको एक तरह से अवैज्ञानिक, बहुत ज़्यादा अगर आध्यात्मिक है तो कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे अंधविश्वासी, जो कि वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है। आप सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पक्षपात, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बायसेस। आर्किटेक्ट यूनिवर्सल होता है, और ये चूँकि स्विट्जरलैंड के थे, स्विस मनोवैज्ञानिक हैं, तो यूरोपीय कल्चर से, ईसाई धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट दिए उस पर प्रभाव दिखता है यूरोप का। तो यूरोप में चूँकि ये कल्चर, जो भी चीज़ें उनको मिली, तो जरूरी नहीं तो हर कल्चर पे समान रूप से लागू हो। नेक्स्ट इज अवधारणाओं की अस्पष्टता, एनिमस, शैडो, सेल्फ। इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं इन्होंने दिया, लेकिन अगर इस पर रिसर्च करना चाहें तो आप अगर ऑब्जेक्टिविटी के साथ रिसर्च करना चाहें तो आपको दिक्कत होगी, ओके। बहुत ज़्यादा व्यक्तिवाद था इनके थ्योरी में, जैसे स्वयं की प्राप्ति करना, आंतरिक यात्रा की बात की इन्होंने, लेकिन इन्होंने और सारे फैक्टर्स, सिर्फ जब आप, जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना, वो सिर्फ एक फैक्टर से निर्धारित नहीं होती है। आपका सामाजिक वातावरण, आपकी सांस्कृतिक, आपकी आर्थिक, ये सारे फैक्टर्स को इन्होंने इग्नोर किया। ये सिर्फ अनकॉन्शियस, ये सिर्फ इंटरनल इनर फीलिंग की बात करते हैं, क्या साइकिल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इन्होंने पूरी तरह से अवॉइड किया है। इनकी जो थेरेपी है वो लंबी, बहुत कठिन और बहुत महंगी है। और ड्रीम एनालिसिस और सिम्टम एनालिसिस जो है वो बहुत मानकीकृत नहीं है। और अगर इन्होंने अपनी पूरी थ्योरी पर बहुत डीप में विवरण दिया, लेकिन अगर कोई इनकी थ्योरी के आधार पर रिसर्च करे और उस रिसर्च के आधार पर कुछ प्रेडिक्शन करना चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और एम्पिरिकली टेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो अगर ये कहे कि यूंग का सिद्धांत गहराई, प्रतीकात्मकता और कला, धर्म और मनोचिकित्सा के प्रभाव के कारण सराहा जाता है, लेकिन अवैज्ञानिक है, पक्षपाती है, अस्पष्ट है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और व्यवहारिक बहुत नहीं है। इसके कारण इनकी आलोचना की गई, लेकिन फिर भी आज भी इनका बहुत, इनकी थ्योरी को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि डेप्थ की बात करते हैं, ओके। ये अनकॉन्शियस के स्वभाव को, उसके नेचर को समझने पर बल जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो साइकोलॉजिकल टाइप्स बताए हैं वो भी काफ़ी रिसर्च के लिए यूजफुल है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं, सेल्फ ग्रोथ की बात, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, जो कि आपने मैस्लो की थ्योरी में पढ़ी होगी।
ये फ्यूचर की बात करते हैं। फ्रॉइड क्या था, पास्ट फोकस की थ्योरी, इनकी थ्योरी क्या है, ये फ्यूचर पर फोकस्ड है। इसके साथ ही साथ इनका जो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है वो काफ़ी यूजफुल है एज अ डायग्नोस्टिक टूल और क्लिनिकल सेटिंग में उसका बहुत यूज किया जाता है। इवन क्रिमिनल साइकोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, सो एज कार्ल जूंग सेज, योर विजन बिकम क्लियर व्हेन you look inside your heart. Who looks outside dreams, who look inside awakens. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am, for such an insightful lecture and thoroughly describing the concepts and very nuances of personality. Now, the floor is open for discussion. If you have any question, you can ask, ma'am. Any query, any doubt? Ma'am is here. अगर आप प्रश्न आपने सभी जोन की थ्योरी पढ़ाई, उसमें आपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जो स्टेज बताया, जो सन से कंपैरिजन हुआ है, वो आपको सिंबॉलिक और पॉइंटिंग नहीं लगती है? क्योंकि जैसे हम एडिक्शन में पढ़ते हैं अपना साइकोसोशल, तो उन्होंने क्लियर बताया है कि इतनी से इतनी एज में एडोलसेंस ये करेगा और उन्हें कोई कन्फ्यूजन होती है तो वो वहीं पर स्थिर रह जाते हैं। बट जब हम जून की थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें वो सन से कंपैरिजन करते हैं, तो उनको समझ नहीं आया उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैंने जैसा पूरी बताया था कि वो ड्रीम्स फैंटेसी में वो उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी विशेष है, ठीक है, और इंडियन मैथोलॉजी से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उन्होंने क्लियर एजेस नहीं बताई हैं, इसमें कितने एजेस हैं, लेकिन वो सिंबल के माध्यम से उन्होंने किसी पर्सनालिटी को बताया। सिंबल के माध्यम से पर्सनैलिटी कैसे पता चल रहा है? ये सूर्योदय हो रहा है तो 0 से 2 इयर्स का बच्चा होगा, आफ्टरनून हो रहा है तो एडल्टहुड आ जाएगा। ये कुछ सिंबॉलिक नहीं लग रहा है, कुछ अजीब सा काल्पनिक सा समझ। ये सिंपल ही उदाहरण से पूछता हूँ, सूरत है जो बच्चे जो जन्म लेते हैं, तो यदि चाइल्ड होता है तो बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे डेवलपमेंट, उन्होंने एनआरटी मोनार्की और पुलिस के केसेस बताया तो आप देखो तो चाइल्ड में क्या होता है कि धीरे धीरे उनमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं लेकिन आपस में रिलेटेड नहीं होते क्योंकि उनमें ईगो डेवलप नहीं होता, ठीक है। सूर्य उदित होता है तो उसकी पोटेंशियलिटी काफ़ी होती है लेकिन उसमें चमक कम होती है। उन्होंने इस तरह से उसको बताया, उन्होंने कंपैरिजन किया, जैसे मैंने एनिमा बताया अर्धनारीश्वर बताया, ठीक है, या सैडो की बात की तो जो दार्शनिक चीज़ एक्चुअली इज नॉट ओनली साइकोलॉजी, इज अ फिलोसफर, स्पिरिचुअलिटी और इमेजेस से काफ़ी प्रभावित किया। इसके माध्यम से उन्होंने पूरा साइकिल बताया, जैसे सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त होने तक का साइकिल होता है, उन्होंने पूरी पर्सनालिटी को उसी तरह से दिखाया। जो पर्सनैलिटी थ्योरी है मैम, वो लोग मॉडर्न करियर काउंसलिंग में कैसे अडॉप्ट करेंगे? क्योंकि जब आज के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी मल्टी डायमेंशनल है, लेकिन कई बार मैं खुद काउंसलिंग करती हूँ, मैंने ये देखा है जैसे उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, तो मैंने ये देखा है कि जो मल्टी डायमेंशनल बच्चे लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्पेसिफिक क्लास में आप बहुत अच्छे हैं। कई बच्चे ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि एक बार आएंगे मैम मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, मैं सोचा गायक हूँ, कभी आए मैम इंजीनियर बन जाऊँ। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वाई इनर कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करना, इसके लिए क्या करना होगा कि आपकी इनर में जो अनकॉन्शियस है, इसी के जो इनके जो मेथड्स हैं स्टडीज़ के, उसके माध्यम से कैथार्सिस के माध्यम से उनकी चीज़ को निकाला जाता है, फिर उनको गाइड किया जाता है कि आप इसमें जाओ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू इनर कॉन्फ्लिक्ट आप कई बार डिसीजन नहीं ले पाते। आप ये देखो कि जो मल्टी डायमेंशनल है ना वो भटकते रहते है ना, जब आपकी इस डायरेक्शन होता है तो आपको ऐसे समय ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बताने वाला कि मुझे कहाँ जाना है। एक एज पे आकर आपको लगता है कि आपको एक ना एक रास्ता तो चुनना है।
मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कुछ समझ में आया है? जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में आपने बताया है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस के बारे में, तो उसका सबसे लाइव एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं आज के समय में? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हम हमारे पूर्वजों से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, या फिर पूर्वजों कहें या फिर पूरे एक मानव सभ्यता को हम लेके चलते हैं अगर, तो हम आज लाइव, क्योंकि हर कोई बहुत एडॉप्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं सबकी पर्सनैलिटी में। हो सकता है कि पिछले लोग ये मानते थे पर आज वो लोग नहीं मान रहे हैं, मतलब वो चेंजेस आ रहा है क्योंकि वो सोच रहे हैं मॉडर्न है, या फिर वो एक सोच में भी पूरी चेंजेस आ रही है, हर तरीके से बदलाव हो रहा है। तो हम कलेक्टिव जो आपने बताया है अनकॉन्शियस, उसका लाइव एग्जाम्पल आज के दौर में क्या ले सकते हैं? मैं अपने रियल एग्जाम्पल देना चाहूँगी। जैसे मैंने कई ऐसे हैं जैसे जो बेंगलोर और आई कंपनी में है, जैसे आजकल के बच्चे बहुत ट्रेडिशन नहीं मानते, सब कोई माता पिता कुछ कहते हैं ना, मतलब में ये सब नहीं मानते। लेकिन मैंने ये देखा है जैसे जैसे ग्रोइंग एज होती है ना, जैसे जैसे एज आपकी बढ़ती है, तो धीरे धीरे आप चीज़ों को अडॉप्ट करते जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपको अपने पेरेंट्स से, जो आपको अपने ग्रांड पेरेंट्स से मिला है, उन चीज़ों का आपको अपनी लाइफ से रिलेट हो। तो एक एज के बाद ये चीज़ें डेवलप धीरे धीरे होती हैं। पर मैम वो कितना ज़्यादा रिलेटिव है मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैम इतना फास्ट चेंजेस हो रहा है आज की पर्सनैलिटी में कि अगर हम बात करें बहुत पर्टिकुलर हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरे पास में वही एग्जाम्पल आ रहा है, लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा चेंज हो जा रहा है, उसका पूरा जीवन बदल रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो चीज़ें कैसे हो जा रही हैं? मतलब है बहुत इंडिविजुअल एग्जाम्पल, बट फिर भी अगर हम देखें तो आप बिल्कुल धर्म परिवर्तन करते हैं, आप उनको कितने प्रॉब्लम्स फेस करने होते हैं, क्योंकि आपके जो एक कल्चर से आपको मिला दूसरे कल्चर में अडॉप्ट करना है। लेकिन ये है ना कि आपकी पर्सनैलिटी की आपको अगर स्ट्रॉन्ग पार्ट है, हाँ ठीक है, जैसे डिटर्मिनेशन है, नहीं मुझे करना है, चेंजेस लोग कर रहे हैं, तो आप उसे अडॉप्ट कर लें। वही कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है थोड़ी सी चीज़ें। Any other questions? जीवन जीने का किरण हम लोग क्या है देखे हैं तो सूर्य उगता सूरज कैसे उग रहा है, उसमें कैसे एनर्जी छुपी हुई है। इस तरह से बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस समय मुझे ये देश में हम ऐसे भी हमारे अंदर एनर्जी है कि हम लास्ट तक ये इमेजेस को देख के कैसे अपने आप को शुरुआत तो हमने कंपैरिजन से की ना, प्राइड और जो बहुत ज़रूरी है ना, उनका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। और लास्ट में हमने तुमसे कहा था एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी जानना, वो भी तुमने डाला, तो ये काफ़ी अच्छा था। इनके लिए बहुत अच्छे लोग बोल नहीं पाते, लेकिन काफ़ी अच्छा था। So I think, I hope that it is highly beneficial for you all and you have taken notes. Huh? Okay. So for the formal vote of thanks, I would like to invite Dr. Praveen Kumar. धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं खुद को बहुत आभारी मानता हूँ कि आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर शिक्षा विभाग की तरफ से आप सभी के समक्ष धन्यवाद प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं उस ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनकी इच्छा के बिना इस सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। उस ईश्वर ने हम सभी में उस ऊर्जा का संचार किया है जिससे इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन संभव हो सका है। तत्पश्चात मैं आज की हमारी सम्मानित वक्ता प्रियंका पाठक, वरिष्ठ सहायक प्राध्यापिका मनोविज्ञान के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिन्होंने अपने गहन ज्ञान और अनुभव से हमें समृद्ध किया। आपका व्याख्यान न केवल जानकारी पूर्ण रहा बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक भी रहा। मैं अपनी प्राचार्य प्रोफेसर अलका सिंह मैम का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से ये संसाधन व्याख्यान संभव हो सका है। आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन महाविद्यालय के साथ साथ
शिक्षा विभाग को भी निरंतर मिलता रहता है। मैं अपने विभागाध्यक्षा एवं इस कार्यक्रम की वरिष्ठ आयोजनकर्ता प्रोफेसर सुजाता साहब मैम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनकी कठिन मेहनत एवं अथक परिश्रम के माध्यम से ही इस प्रकार के शानदार कार्यक्रम का आयोजन संभव हो पाया है। इस कार्यक्रम के अन्य आयोजनकर्ताओं का भी धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। मैं शिक्षा विभाग के सभी संकाय सदस्यों एवं विद्यार्थियों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं इस कार्यक्रम के तकनीकी टीम से मनोज जी का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सभी श्रोताओं का विशेष धन्यवाद करता हूँ, जिनकी उत्साही सहभागिता ने इस व्याख्यान को सार्थक और सफल बनाया है। अंत में मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, जिनका नाम लेने से रह गया हो, किंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव को विराम देता हूँ। धन्यवाद।